अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और पाकिस्तान में मईशत जो है वो बदहाली का शिकार है। इस दफ़ा ईद भी आपने देख लिया, ईद पे लोगों को कुछ ज़्यादा खुशी नहीं हुई क्योंकि इतनी महंगाई है कि किसी से अपना बजट नहीं संभाला जा रहा। खैर, बजट तो हुकूमत पाकिस्तान से नहीं अपना संभाला जा रहा, तो एक आम आदमी का क्या जिक्र करना कि वो अपना घर कैसा चला रहा होगा। लेकिन आज मैंने 3 ऐसी शख्सियात को दावत दी है कि जो मुझे ये समझाएंगे कि आप पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पे कोई अच्छी खबर है या नहीं है। मुझे ज्वाइन करेंगे जनाब ज़फ़र मोतीवाला साहब, डॉक्टर इकरामुल हक और बाद में डॉक्टर सलमान शाह। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़फ़र मोतीवाला साहब, मुझे ये बताइएगा पहले कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर है मुआशी तौर पे आने वाले दिनों में? क्या हमारे कारोबार ज़िंदगी बेहतर होंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, हम अद्वियात ले सकेंगे, हम अपने घर चला सकेंगे? जो छोटे छोटे हमारे सवाल होते हैं वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल सिंपल आंसर है, नहीं होंगे। नहीं इसलिए होंगे कि अभी तो हमारे ये जो नॉर्मल चीज़ें इंपोर्ट करने की हैं, बिजनेस एज यूजुअल के टाइम आने का है वो भी आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि डॉलर की स्ट्रेंथ और रुपये की वीकनेस, अगर वो काम शुरू हो गया, हमारे करंट अकाउंट को बेहतर करने की जगह जो एसेंशियल्स है उनको इंपोर्ट करना शुरू किया, तो आप सोच सकते हैं कि डॉलर कहाँ जाएगा। आप सोच सकते हैं कि अभी इकोनॉमी का क्या हाल है। 21% 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर लोगों को यूं लगा कि इन्होंने एहसान किया है, नहीं तो हमारी मार्केटों में, कैपिटल मार्केट में स्पेशली 200 बेसिस पॉइंट बढ़ाने की बात हो रही थी। अब 21% पर इंटरेस्ट रेट पर जो हाई एंड पर इंडस्ट्रियां हैं जो कर्जा लेकर बैंकों से चलती है वो फीजेबल ही नहीं रही हैं। और महंगाई, अभी तो आपको मैं पहले ही प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह जब हम मुसलमान हैं, दुनिया के हर रिलीजन में जो रिलीजियस महीना होता है उसमें डिस्काउंट्स देते हैं। हम दुनिया की एक कौम है मुसलमानों में, स्पेशली पाकिस्तानियों में, जो हम महंगाई बढ़ा देते हैं उस महीने में जिसमें लोगों की खरीद की कुव्वत ख़त्म हो जाती है उस वजह से। तो मेरे ख्याल में तो अभी कहीं दूर दूर तक ये जो एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं उसकी वजह से मुझे अच्छी खबर कहीं नजर नहीं आती। डॉक्टर इकरामुल हक, आपका क्या ख्याल है? जी, हालात सारे फ्रंट्स पर ही बहुत बुरे हैं, क्योंकि अभी तो जितने भी इशारे आए हैं, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हो, चाहे IMF का हो, चाहे वर्ल्ड बैंक का हो, तो आने वाले 3-4 साल में तो एक तो हमारी ग्रोथ जो है वो माइनस की तरफ जा रही है। अगरचे उन्होंने अभी भी कुछ होपफुल किस्म के इशारे दिए हैं, मगर वो जो 1-2% कहते हैं अगले सालों में, इस साल तो बाहर कैफ नेगेटिव होगी। उसके साथ फिर महंगाई का मसला जो है वो शदीद है। पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा देते हैं, बिजली की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। उस दूसरी तरफ टैक्स रेवेन्यूज नीचे जा रहे हैं, क्योंकि जो इशराफिया को मराद दी हुई हैं वो तो ख़त्म करने को टैक्स में भी तैयार नहीं है और ख़र्चे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। रियासत का खर्चा जो इस बजट में उन्होंने प्रपोज किया था कि वो 12-13% GDP का रहेगा, वो अब 15-16% पे चला गया है, जबकि टैक्सेस जो हैं वो 9% से भी GDP के नीचे जा रहे हैं। जब हुकूमत की अपनी आमदनी और अखराजात में इतना फ़र्क आएगा, फिर वो दोबारा से इतना महंगे कर्जे लेंगे, जाहिर है वो फिजिकल डेफिसिट कहीं से तो पूरा उन्होंने करना है। अभी तो मैंने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात ही नहीं की है, ये सिर्फ हुकूमत चलाने के जो अखराजात हैं, अब उसका ये हाल हो गया कि डिफेंस भी बोरिंग पर चली गई है, यानी कि जितनी आमदनी वफाक के पास बचती है वो सारी की सारी डेट सर्विसिंग पे चली जाती हैं। अगर ये हालात रहे तो दूसरी तरफ तजारती सरगर्मियाँ बिल्कुल ख़त्म हैं, कोई माल इम्पोर्ट नहीं हो रहा, बड़ी यूनिट्स बंद हो रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो अंदाज़ा यही है कि ये और चाहते हैं कि 20-30 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो खसता गुर्बत से नीचे चले जाएं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का बदतरीन जो माशी हाल है वो जो इस 1 साल में हुआ है, शायद हमने पहले कभी नहीं देखा। तो ज़फ़र मोतीवाला साहब, अगर ये हालात हैं तो पिछले कुछ दिनों में डॉलर क्यों नीचे गया? 10-10 रुपए तक गया एक दिन में नीचे। तो बात सुने, ये जो डॉलर के आपको फिगर्स दे रहे हैं ना, ये मसनूई हैं फिगर्स। आप हमेशा ओपन मार्केट को देखें कि जो ट्रेड मुशर्रफ के टाइम में डॉलर की जो स्पीडली इन एंड आउट होता था, जो प्राइसिंग होती थी, वो अब नहीं रही। अब हमें डॉलर देखने को नहीं मिलता है। और ये जो 30 रुपए बढ़कर 35 रुपए बढ़कर 2-3 रुपए नीचे आता है, इसकी कोई वो कहते हैं ना हैसियत नहीं है।
अगर आप रियल मार्केट में, मैं उस डॉलर की रकम की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप अपने स्कूल फीस बच्चों के लिए भेज रहे हैं, $2500 या 2000, जो इंपोर्ट के लिए जो हाई अमाउंट चाहिए, कोई नई फैक्ट्री लगानी है, कोई कॉटन लेना है, अभी हमको व्हीट लेना है, तो उसके लिए डॉलर है ही नहीं। और वो जो है ये 2-3 रुपए में वो फिर फौरी तौर पर हुकूमत के आ जाते हैं कि भाई हमने डॉलर वीक हो गया है। आप यकीन करें, सबसे बड़ा डॉलर का काम कराची स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में होता था, जहां पर डेली 1 करोड़ डॉलर की ट्रेड होती थी, 3 पैसा फर्क। अब वहां पर दूर दूर तक डॉलर, रियाल, दरहम, स्ट्रॉन्ग करेंसियां नजर ही नहीं आती है। तो ये जो एलिमेंट था, डार साहब जो कह रहे थे कि मैं डॉलर को नीचे ले आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही डर जो है मुझे लग रहा है कि जब इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, अपना बिजनेस एज यूजुअल होगा, तो फिर ये कहाँ रुकेगा। अब हमको हर किस्म के जो सऊदिया, चाइना, इन्होंने हमको हमें एड्स देना शुरू किए हैं, हमें पेमेंटें की हैं, रोल ओवर भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक IMF एक केस के लिए भी हमें परेशान कर रहा है और नए लवाजमात, नए वो तौर तरीके, नए चीजें डिमांड करने लगता है, जो अब हुकूमत कर करके थक गई है और पब्लिक भी उसकी महंगाई है तो उसकी तकलीफें बर्दाश्त कर करके थक गई है, लेकिन डॉलर है कि नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने डॉक्टर साहब आज आने से पहले ना यहाँ पे तकरीबन कोई 3 बैंक के प्रेसिडेंट्स से मेरी फ़ोन पे बात हुई और उनको मैंने पूछा कि हाउ इज़ बिजनेस, उनका ज़ीरो। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि एक गाड़ी तक कोई लीज़ नहीं कर रहा। मैंने कहा गाड़ी क्यों नहीं लीज़ कर रहा जबकि इतनी महंगी हो गई है? तो उन्होंने कहा कि जी 22% इंटरेस्ट और फिर ऊपर बैंक का भी 3% डाल लें तो 25% पे कौन कारोबार करेगा, कौन गाड़ी लेगा? तो अगर गाड़ी लेने में इतनी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब फिर तो कोई इंडस्ट्री भी नहीं लग सकती, कैसे अपना फाइनेंसिंग पूरी करेगा आदमी? जी मुर्शिद साहब, हो ये रहा है कि जिन्होंने पुराने कर्जे लिए हुए थे, आपको पता है, वो भी दोबारा से फिर नई रेट पे देखना पड़ता है। तो बहुत से यूनिट बंद हुए हैं और लोग जो है पुराने कर्जा जो है वो भी नहीं अदा कर पे। बैंकों के बहुत ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग लोन्स भी होंगे। नई इन्वेस्टमेंट का तो आप भूल जाएं कि लोग इस पे लेकर लगाएंगे, क्योंकि वो वैसे भी अदरवाइज भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी बढ़ गई है और उसके ऊपर फिर इतना जो है इंटरेस्ट रेट, तो कोई नहीं लगना तो बहुत दूर की बात है। मुझे तो ये खदशा है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट चल रहे थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी तेजी से बंद होंगे। और मेरा ख्याल है संजीदगी का तो ये आलम है कि IMF, वर्ल्ड बैंक तो जान ही रहे थे कि अंदरूनी हालात बहुत ख़राब हैं और अब मुल्क से गायब हैं। तो अगर ये संजीदगी का आलम है और अगर इस तरीके से मालियाती और माशी अमूर चलाए जाएंगे तो फिर खुदा न खास्ता मैं समझता हूँ कि जो स्टैगफ्लेशन है वो उसकी बदतरीन सूरत हाल इसलिए भी हम कहेंगे कि अब जो हमारे दही इलाके हैं जहाँ पे खुराक का इतना मसला नहीं होता था पिछले कई दहाइयों में, अब वहाँ पे भी 50% से ज्यादा इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन, जो हाइपर इन्फ्लेशन 3 महीने से नजर आ रही है। और लोगों को देखे गंदम बांट बांट के जिस तरीके से उनको बेइज्जत किया जाता है, तो अगर उन इलाकों में भी लोगों को खाने की गंदम नहीं मिलती तो फिर हालात क्या है। इससे तो मेरा ख्याल है कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हम इस तरह के बहरान में भी शामिल होंगे। और उसके ऊपर फिर गैर संजीदगी आप देख लें और उनका जो रवैया देख लें कि वो बिल्कुल ही इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपने आप को जो है वो कह चुके हैं लोगों को कि बस आप अपना बंदोबस्त खुद कर लें, हमारी तरफ से तो अब ना ही है। तो जफर मोतीवाला साहब, फिर तो हम बैंकक्रप्ट हो या ना हो, हम तो बैंकक्रप्ट हो गए इंडिविजुअल्स तो। कि आप रिपीट करें, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा हुकूमत बैंकक्रप्ट हो ना हो, हम तो फिर बैंकक्रप्ट हो गए। असासे बेच बेच के लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। देखें, डॉक्टर साहब ने कहा ना कि हमने जिंदगी में ऐसे हालात नहीं देखे, ये सही नहीं है। अगर मुबशिर आप और हम अगर पीछे चले जाएं तो 50 साल पहले एग्जैक्टली यही हो रहा था कि मुल्क पॉलिटिकली हाफ डिवाइडेड था, 51, 49, 51। फिर बांग्लादेश बना तो हमारे एक शिप डूब गया। अब ये टाइटैनिक में हम बैठे हुए हैं, जो जिसमें हम सब तो यहाँ के ड्रमर हैं जो शिप के साथ ही नीचे जाएंगे। तो हम बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। उस टाइम भी मैसिव डिवैल्यूएशन हुई थी, 3 रुपए का डॉलर 10 रुपए हो गया था। और फिर ऐसे ही महंगाई आई थी, ऐसे ही फूड शॉर्टेजेस हुई थी, राशनिंग हुई थी।
और अभी हमारी जो सप्लाई साइड है वो खत्म है। जो हम फूड सिक्योरिटी बोलते थे कि पाकिस्तान में फूड की सिक्योरिटी होगी, वो खत्म हो गई है। ये आपको 24 करोड़ आवाम को ये मुल्क फीड नहीं कर सकेगा। दूसरा कि इस मुल्क के अंदर ना जमीन के नीचे कुछ है ना जमीन के ऊपर। पहले हम 75% ऑयल इंपोर्ट करते थे, 25 हम सेल्फ सफिशिएंट थे। ओजीडीसी कहीं ना कहीं निकाल लेता था, स्वी साउदर्न, स्वी नॉर्दर्न एक एक्टिव स्क्रिप्ट थे और एक्टिव इंस्टीट्यूशंस थे। वो सब है ना अभी एडमिट कर गए हैं कि पाकिस्तान में ऑयल भी नहीं है और गैस भी नहीं है। अब जो कराची में गैस की हालत है वो सबको पता है। यानी जिस जगह पर गैस नहीं जाती थी, कभी हमने सोचा नहीं था, वहां पर भी अब गैस जा रही है। नीचे ओजीडीसी का मैंने आपको कहा 25% हम सेल्फ सफिशिएंट थे, 75 इंपोर्ट था, अब 95। ये असेंबली के उस पर कहा गया है बोर्ड पर कि भाई ये 95% हमारा इंपोर्ट है। तो ये जो है, मुझे तो 50 साल पहले मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उस फूड में नहीं हूं कि मैंने वो पक्का देखा, लेकिन हमने अपने बाप दादाओं से ये सब सुना है कि भाई किस तरह सुकूत ढाका हुआ, किस तरह डिवैल्यूएशन हुई, किस तरह रकमें फ्रीज हो गई थी बैंकों में। हम लोग की खुद की रकमें जो पैसे थे स्टॉक एक्सचेंज के वो फ्रीज हो गए थे। पीएनएससी के शेयर और वो सब जीरो हो गए थे, क्योंकि आपकी मेन जो शिपिंग लाइंस थी, शिप्स थे, वो सब ढाका के पोर्ट पर रह गए थे। तो ये सब देखते हुए ये नहीं है कि पाकिस्तान इस सिचुएशन से नहीं गुजरा। अब अफसोस ये है कि यहाँ पर कंपटीशन में लोग बोलते हैं कि भाई हुकूमत बोलती है कि साउथ कोरिया भी बैंकरप्ट हुआ था, जापान भी हुआ था, उनकी वजहें कुछ और थी, और उनके वापस रीडेवलपमेंट की वजह भी अमेरिका थी। उनको मिलिट्री नहीं रखने की कॉस्ट उनको बचत थी। हमारे पास वो सब में से कोई भी जगह से एक ये चांस नहीं बन रहा कि हमको बैंकरप्सी से बचाया जाए। डॉक्टर अनवार साहब, इसका मतलब है कि अभी तक हुकूमत झूठ बोल रही है हम लोगों से? जी, मुसलसल जाहिर है कि बयान जो है उनके ऐसे आ रहे हैं कि लोगों को ये कह रहे हैं हमने कभी डिफॉल्ट नहीं किया, अभी भी कभी डिफॉल्ट नहीं करेंगे। पोर्ट के ऊपर देखिए कंटेनर्स की लाइनें लगी हुई हैं, बिलियंस का माल वहाँ पे पड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो यहाँ से जाने का इरादा कर रही हैं, क्योंकि वो यहाँ से कोई सी किस्म की रिपेट्रिएशन नहीं कर पा रही हैं। एयरलाइन जो है वो अपना प्रॉफिट जो है अपने डे टू डे इवन जो अखराजात हैं उसके लिए भी इनको प्रॉब्लम्स हैं। मजमूई तौर पर जो माहौल बन रहा है वो तो इस तरफ जा रहा है कि जिसे अब इस अंदाज में कहा जाए कि ये इकोनॉमिक बेल्ट डाउन से भी आगे की बात है, यानी कि हम तो एक कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं। और जब कोलैप्स हो रहा है उस पर भी बजाय इसके कि आवाम को सही सूरत हाल बताई जाए, बस उनकी ज़िंदगी के लिए दुश्वारियां बढ़ाई जा रही हैं। और हकीकत हाल जो है वो जाने की बजाय अभी भी यही कहा जा रहा है कि जी हर चीज़ कंट्रोल में है। मेरा ख्याल है कि कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, और अब ये वक्त है कि वो कम से कम लोगों को सही हकायक तो बताएं। और सही हकायक के बारे में अभी 3 लेटेस्ट रिपोर्ट्स देख लें जो इकोनॉमिक आउटलुक पाकिस्तान की IMF, वर्ल्ड बैंक ने और एशियन डेवलपमेंट ने इशू की है, वो खुद इस बात का इजहार कर रही है कि दरअसल मुकम्मल तौर पर हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। मैं तो जफर मोतीवाला साहब, मेरे तो सवाल ही ख़त्म हो गए, क्योंकि मेरा जहन माऊफ हो गया है आप लोगों की बातें सुन के। देखिए ना मुबशर, आप और हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। आपको पता है कि हमारी कैपिटल मार्केट, कंस्ट्रक्शन वाले लोग जो थे वो सब हमारी कम्युनिटी से हैं और वो ये बिजनेस कर रहे हैं। आजकल तो ये हाल हो गया है कि पहले हमको किसी को ज़कात देने से पहले पूछना पड़ता था कि भाई आप ज़कात लेते हो कि नहीं। अब मैं आपको यकीन दिलाऊं कि किसी ने अभी तक ज़कात लेने से मना नहीं किया है। ऐसे लोग जिनका हम सोच नहीं सकते थे कि वो ज़कात लेंगे, वो ज़कात लेने को तैयार हो गए। जिनके पास जॉब्स भी हैं लेकिन उनको उस जॉब्स में उनका पूरा नहीं हो रहा है। फिर आप ये देखें कि जो आटे का बोरान और मुर्गी का बोरान, और फिर वो उनका कहना कि भाई चीनी गरीब आदमी क्यों खाता है, ये तो जहर है, और मुर्गी क्यों खाती, ये क्या बात कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं कि वो गरीब आदमी के लिए एक चीनी के चम्मच जो है वो उसको एक बूस्टर है, उसकी मजदूरी में वो काम आता है, उसको वो एनर्जी का लेवल चाहिए होता है। लेकिन ये कह देते हैं कि भाई नहीं खाओ। फिर अभी बड़ा सक्सेसफुल कराची में हुआ था बाइकॉट फ्रूट, फिर भी भाव कम नहीं हुए। कोई चीज में भी आप हाथ रोक लेते हो तो
उसूल ये कहता है कि उसके भाव कम हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हाथ रोकने के बावजूद भी नहीं हो रहा, इसका मतलब सप्लाई साइड है ही नहीं। और बैंक्रप्सी को आप यही नहीं कहें कि टोटल हम डिक्लेयर्ड बैंक्रप्सी हो, जैसे लोग कॉल कर देते थे, जैसे 2008 में मेल्टडाउन में थी बैंकों का। आप इसको भी बैंक्रप्सी कह सकते हैं कि आपका इंपोर्ट के बगैर आप एक आइसोलेटेड इकोनॉमी बनने वाले हो, क्योंकि आपकी 80-90% आपकी तमाम इंडस्ट्रियां जो है वो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पर है, चाहे वो ऑयल पर हो, गैस पर हो, एलपीजी है, अपना कॉटन है, अपना ये जो खाने पीने की अशिया वो तक इंपोर्टेड है। अभी आप जो कह रहे थे कि अद्वियात लेंगे, कितने हमारे फार्मास्यूटिकल के दोस्त हैं जो शायद अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं। तो अब वो ये कहना कि भाई नहीं एवरीथिंग इज हंकी डोरी, और फिर इसाक डार साहब ने अपने आप को विस्केट कहा था। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, मैं ब्लेम करता हूँ पहले इसाक डार, फिर असद उमर, फिर 3-4 फाइनेंस मिनिस्टर, फिर मिफ्ता, फिर इसाक डार। ये सब के कुछ फैसले अच्छे थे 25-30%, और कुछ ऐसे फैसले थे जिसकी तकलीफ आज तक देख रहे हैं। आप मुझे बताएं मुबशिर साहब कि जब असद उमर ने चोपड़ा खोला होगा, जो हम हिंदी में बोलते हैं, बुक्स खोली होंगी, तो उसको पता नहीं था कि भाई ये बैंकक्रप्ट हमको हुकूमत मिल रही है, फिर भी वो कह रहा है आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे। अभी आईएमएफ का ये हाल है कि जिन जिन लोगों ने आईएमएफ से साइन 6-6 महीने से किए हुए हैं, उस मुल्कों को भी, ज़ैम्बिया हो गया, घाना हो गया, श्रीलंका हो गया, अब जाकर कुछ पेमेंटें शुरू हुई हैं, एटलीस्ट श्रीलंका को, बाकी घाना ज़ैम्बिया को तो नहीं हुई। और ये वो लोग नहीं थे जो धमकाए आईएमएफ को कि मैं देख लूंगा, मैं मुंह तोड़ दूंगा, ऐसी कोई उन्होंने बात नहीं की है। लेकिन उनकी सिग्नेचर के बाद भी आईएमएफ ने उनको डिले किया है। अभी तो हमारी सिग्नेचर पर बातचीत हो रही है कि स्टाफ लेवल में निका साइन करेगा, फिर उसके ऊपर जाएंगे, फिर वो एक और कोई ना कोई चीज कहेंगे कि भाई ये कर दो। अभी इन्होंने जो पेट्रोल की सब्सिडी का किया, वो जोक बन गया है पूरा, इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान में भी, कि आपके पास सिस्टम नहीं है, आपका कैलकुलेशन नहीं है, आप किस तरह एक फ्यूल का थोड़ा सस्ता मोटरसाइकिल वालों को दोगे? कोई मेथोडोलॉजी तो हो ना, देयर शुड बी देयर सम रूल फॉर द मैडनेस आल्सो। ये तो मैडनेस का एक ना खत्म होने वाला तांता बन गया है। डॉक्टर इकराम साहब को अच्छी खबर है हमारे पास। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है बशीर साहब, जब ईद भी आ रही है, लोग पहले ये त्यौहार के तौर पे मनाते थे, और 1 साल पहले भी मैं समझता हूँ कि अप्रैल से पहले वाली जो ईद लोगों ने मनाई होगी, वहाँ भी इतने बुरे हालात नहीं थे। अब तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल हम जो हैं ये त्यौहार भी लोग मुझे पता है मुश्किल से, कई जो तनख्वाहदार तबका तो बिल्कुल ही, जिनकी आमदनी बेचारों की बड़ी महदूद थी, बिजनेस वालों को भी अब प्रॉब्लम्स हैं कि वो अपने बिजली के बिल कैसे अदा करें, तनख्वाहें कैसे दें। और खुद गवर्नमेंट के कई महकमों में आप देख लीजिए कि अभी आज़ाद कश्मीर से हमें रिपोर्ट्स आई, सिंध से और खैबर पख्तूनख्वा से भी, कि वहाँ पे भी तनख्वाहों का मसला पड़ा हुआ है और वो नहीं दे पा रहे हैं। जब हुकूमत का अपना ये हाल हो और उसके अलावा अपने प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हैं वो भी नहीं दे पा रहे हैं, तो अगर फिक्स्ड आमदनी वाले लोगों को तनख्वाह नहीं मिलेगी, बिजनेस चलेंगे नहीं, इम्पोर्ट होगी नहीं, हमारा जो है वो इस वक्त इसको कसाद बाजारी से भी आगे की बात कहना चाहिए। और जो बिल्कुल गरीब तबकात हैं वो तो अब जिंदगी के यानी कि उनको लाले पड़े हुए हैं कि वो सुबह खाएंगे, रात कभी तो चले खैर रोजे चल रहे थे, मगर इसके बाद यहाँ गर्मी भी पड़ रही है, फिर ये बिजली के मसाइल पैदा होंगे, फिर हमें जो तवानाई जितनी महंगी मिल रही है, तो अच्छी खबर क्या सुनाएं, क्योंकि आईएमएफ के साथ भी 5-6 बिलियन उन्होंने कहा कि आप अरेंज करें। एक 15 दिन से यही बहस चल रही है कि 5-6 बिलियन है कि 6 बिलियन है, और डार साहब अब लापता है मेरे ख्याल में कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान से। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आने वाले दिनों में हम कोई अपनी कौम को अच्छी खबर दे पाएंगे, और ये बड़े अफसोस की बात भी है। और शायद इनको कुछ थोड़ी सी अकल आए, क्योंकि अभी भी आप इनके फाइनेंसेस देखें तो उनको पैसे दिए जा रहे हैं कि जी ये इलेक्शन ईयर तो है ही, बाहर का अब हों के कल हों के परसों हों, और उनके ऊपर पैसा ज़ाया किया जा रहा है, मगर जहाँ हकीकी ज़रूरत है वहाँ तो बिल्कुल किसी किस्म की कोई संजीदगी नहीं है। और फिर ये पेट्रोलियम वाले ड्रामे, फिर ये गंदा बांटने वाले ड्रामे, इसमें जो करप्शन होती है, इसमें जो बड़े बड़े होल्स हैं, वो आप हमसे बहुत बेहतर जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर मिलाकर देखें तो ऐश सिर्फ एक ही तबका कर रहा है। वो जो सरकारी अफसर हैं, आप जाकर देखें उनके घरों की आप वसत देखें, उनकी गाड़ियाँ देखें, वो अभी एक AC यूटी लगता है तो उसके पास प्राडो होती है, उसमें तो कोई कमी नहीं आई। जब इस तरह की
सियासी अबतरी होती है तो फिर मौज इन्हीं तबकात की होती है। उनका रिश्वत का रेट भी बढ़ जाता है, उनकी जो है वो याशियाँ भी किसी तरह कम नहीं होती, और बस वो कॉस्मेटिकली जी हमने ये कर दिया वो कर दिया। मुझे तो किसी तरीके से भी कहीं पे भी संजीदगी का कोई आलम नजर नहीं आता है। मेरे दोनों मेहमान मेरे साथ ही, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, देखते हैं शायद कोई अच्छी खबर हो। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और जफ़र मोतीवाला साहब, मुझे एक बात तो बताएं, आपकी तो माशाल्लाह कई यानी जनरेशन जो हैं वो कारोबार करते हैं और आप लोगों का एक नाम है, फैमिली का नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। अब हम लोगों ने तो ज़्यादा नौकरियां की हैं और हमें तो ज़्यादा कारोबार की समझ नहीं, हमें वही समझ है जो आप जैसे दोस्त हमें समझाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों की हमें समझ है, वो ये है कि हमने कुछ अर्सा पहले कुछ प्रोग्राम्स किए, अभी जो जिक्र किया डॉक्टर साहब ने भी, और मैं आपको एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ कि सरकारी इमलाक जो घरों के लिए इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान में, उसकी जब मैं रियल एस्टेट वैल्यू निकालता हूँ तो वो $50 बिलियन से भी ज़्यादा है। जब मैं सरकारी गाड़ियों का फ्यूल निकालता हूँ तो वो 4 बिलियन माहाना जो है उसकी आ जाती है। 1,86,000 गाड़ियाँ हैं सरकारी, जिनमें से 72,000 गाड़ियाँ इस वक्त भी वर्कशॉपों में हैं, लेकिन उनका 400 लीटर माहवार उनका फ्यूल दिया जा रहा है या उनका अलाउंस उसका दिया जा रहा है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया में जब मैं देखता हूँ ज़फ़र मोतीवाला साहब, तो सरकारी मुलाजिम को कोई घर नहीं मिलता, कोई गाड़ी नहीं मिलती। बरतानिया जो दुनिया की 5th बड़ी इकॉनमी है, उनके पास पूरी काबीना में 6 गाड़ियाँ हैं पूल की, कि अगर आप काबीना के काम से किसी वज़ीर ने जाना हो तो फिर वो पूल की गाड़ी जो है इस्तेमाल कर सकता है, वरना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आता जाता है। तो अगर हमने पहले ये फ़ैसला कर लें कि दामाद पालने हैं कि घर चलाना है, तो फिर शायद कोई हम हल निकाल सकें। देखिए, करप्शन तो 1948 से ही पाकिस्तान के से चिपक गया है, और उसके अभी खबरें आ रही हैं कि भाई ये करप्शन किस तरह आगे बढ़ा, किस तरह ये जो हुकूमतों ब्यूरोक्रेट्स ने पाकिस्तान में चीज़ें की हैं। अभी बड़ा फनी वो जोक हुआ था, वो जो रोड का वो जो डीसी था कि रोड बना रहा था दिन में, और पूरे ट्रक लेकर गाड़ी लेकर पैसे लेकर भाग गया, एक पकड़ा गया, 2-3 निकल गए। तो यहाँ पर तो एक किस्म का इसके ऊपर ही अपन गुस्सा करते रहेंगे, तो अब तो चिड़िया चुग गई खेत वाली है। अब ये है मसला कि जब हुकूमत ने फैसला भी किया था कि हम अपने एक्सपेंसेस कम करेंगे, अपना फ्यूल के जो मद में गाड़ियों को मिलता है वो कम करेंगे, ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा, नहीं कर रहे ये लोग, कोई तरीके से नहीं कर रहे। अब तो यहाँ पर वो जो आपको कोई भी गाड़ी ब्लैक टिंटेड से निकले तो आप समझ लें उसके बाजू में या पीछे गवर्नमेंट की गाड़ी का नंबर प्लेट होगा। अभी नई नई गवर्नमेंट की गाड़ी आ रही हैं जो लैंड क्रूजर हैं, और वो जो है अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में बगैर ड्यूटी के भी गिने तो बहुत एक्सपेंसिव गाड़ियां, लेकिन यहाँ कोई हाथ पकड़ने वाला या रोकने वाला है ही नहीं। और यही वजह है कि जब पब्लिक जो है ना वो गुस्से में इसीलिए आती है कि भाई हमारे पास तो मोटरसाइकिल में फ्यूल डालने के लिए नहीं है, और वहां पर ये इतनी हजारों गाड़ियां जो आपने कैलकुलेशन बिल्कुल सही बताई है उसके लिए। अब ये है कि आपको कहीं दूर दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है, आपकी यहाँ से कराची से 1.5-2 घंटे की बॉम्बे की फ्लाइट होती थी, तो आप जैसे ही बॉम्बे में उतरते थे तो वहां पर आप देखते थे कि भाई पूरी जो मशीनरी है ब्यूरोक्रेट्स की, पॉलिटिशियंस की, वो इनकी लोकल मेड गाड़ी एम्बेसडर या फियाट चलाते थे। यहाँ पर तो स्टार्ट से ये मर्सिडीज और BMW से बात हो रही है, और अभी ये जो डबल केबिन आई है इसमें पीछे पुलिस की चलती है इनके पीछे, तो वो जो वो तो इतनी आला है कि लोगों का गुस्सा कम होने की जगह बढ़ रहा है। अभी आप देखें कि रोड पर वायलेंस और रोड पर जो है अपना चोरी चकारी डकैतियां ये क्यों बढ़ गई हैं? ये इसीलिए बढ़ गई हैं कि उनके पास अब खाने को नहीं है। कई जगह तो एक बड़ा मशहूर हुआ था कि एक फ्रेंचाइज है मीट शॉप, मीट की बेचने वाली, तो उसमें वो जो डकैतियां लड़के कर रहे थे वो मीट भी ले जाते थे साथ। तो ये आपको शो कर रहा है कि अभी हम किस सिचुएशन पर हैं। आप कोई चीज भी देख लें, कभी रोटी के लिए वो नान भाई स्ट्राइक कर रहे हैं, कभी वो बोलते हैं हम सिंध में आटा नहीं देंगे, कभी वहां पर
मुफ्त आटे की जो स्कीम बनी है 19 अरब रुपया उसमें है। मेरे ख्याल में उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 अरब रुपए का माल दिया गया होगा, बाकी कहाँ गए किसी को पता नहीं चलेगा। जब ये स्कैंडल खुलेगा फिर पता चलेगा मुफ्त आटे में कितने लोग मर गए, वो आप देखो। अब उम्मीद की किरण के लिए आपने चौथी मर्तबा क्वेश्चन मुझसे और डॉक्टर साहब से किया है। एक उम्मीद की किरण है, लेकिन वो आप लोग पंजाब मानेगा नहीं। वो क्या? वो ये है कि हम अमेरिका की बात मान लें। तो मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो बात क्या है? वो आप खुद समझे। नहीं नहीं, आप वो क्या, आप इंटेलिजेंट एंकर अगर मुझसे सवाल पूछेगा तो चाइना को छोड़ दें, गवादर दे दें। नहीं नहीं भाई, अमेरिका कह रहा है कि अब ये जंग आपकी है, अब इसको उठाओ। ये जो जंग बॉर्डर पर शुरू होने की है, यानी अब हम अगर लड़े और वो पैसे देंगे। यार ये कब से हम हजारों, अबे क्या कहूं, हम ये मर्सनरीज का काम आज से नहीं कर रहे, पाकिस्तान बनने से पहले से हो रहा है। मुबशर कम ऑन यार। वो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम एक और है जफर मोतीवाला साहब। आप चाहते हैं कि मैं आपको सच बोलूं? हाँ, तो इसीलिए तो मैं आपसे डेयरिंग कर रहा हूं आपको। बात यह है कि हमने जिससे पैसे भी लिए ना, उसके साथ भी 2 नंबरी की और झूठ बोला है, और हमने समझा हम इसके ज़्यादा चालाक हैं, और इवेंचुअली हर आदमी ने हमारी चालाकी पकड़ ली है और हम एक्सपोज हो गए। नहीं, इस दफा उनको बड़ा अच्छा, अब जो नया सिस्टम आ गए हैं सोशल मीडिया, और ये जो पूरी दुनिया पर वॉचफुल आई आ गई है बिग ब्रदर स्टाइल की, वो अब हमारी चालाकियां होने नहीं देगा। ये सेंचुरी में लास्ट जो चालाकियां की थी वो मुशर्रफ ने की थी, उसका भी हमको खमियाजा बाद में भरना पड़ा। लेकिन अगर इस दफा अगर हमको अगर ना करें ये चालाकियां और मान जाएं तो फिर ये उम्मीद की किरण है। जफर मोतीवाला साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इकराम उल हक, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक मैंने लेनी है। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो मुझे डॉक्टर सलमान शाह ज्वाइन करेंगे और फिर उनसे पूछेंगे बाकी का हाल। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे जफर मोतीवाला की, डॉक्टर इकराम उल हक की, और मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर सलमान शाह ने। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब, वेरी क्विकली, बड़ी ब्लीक पिक्चर पेंट हो रही है इकॉनमी की। क्या मुझे नहीं पता हुकूमत बैंकरप्ट हो रही है कि नहीं, हम लोग बैंकरप्ट हो रहे हैं जो आम आदमी हैं। देखें मुबशर, आप सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को अब पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को मल्टी डिमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा जो बैरून मुल्क कर्जे हैं वो अब हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं है एट दिस पॉइंट इन टाइम। हर साल तकरीबन 20 से 25 अरब डॉलर के वो कर्जे वापस करने हैं, और हमारी इस वक्त क्रेडिट रेटिंग इतनी गिर चुकी है कि हम उनको रीफाइनेंस नहीं कर सकते। जो भी कर्जा ड्यू होता है उसको हमें या तो रोल ओवर कराना है या उसको रीफाइनेंस कराना है। और हमारी जो क्रेडिबिलिटी है इस वक्त क्रेडिटर्स के साथ, हाँ वो कैपिटल मार्केट्स में बॉन्ड्स और सुकूक्स के जो हैं बायर्स उनके साथ, या मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं जो IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह के साथ, और यहाँ फिर दोस्त ममालिक सऊदी अरेबिया हो या चीन हो, किसी के साथ भी हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो ज़ीरो है। और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारा रिस्क प्रीमियम में, जो इंटरनेशनली हमारा रिस्क प्रीमियम है हमारे बॉन्ड्स के और सुकूक्स पे, वो 100% से ऊपर है। और ये अनहोनी किस्म की बात है कि पाकिस्तान जिसका रिस्क प्रीमियम 3% 4% होता था, वो इस वक्त 100% से ऊपर है, और पिछले 1 साल से ये 100% से ऊपर है। और इसका मतलब ये है कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना खा वो मिफ्ता इस्माइल साहब थे या इसहाक डार साहब हैं, पिछले 1 साल में ये ठीक नहीं कर सके हमारा क्रेडिबिलिटी, और ये दुनिया अब हम हमारे में यकीन नहीं रखती कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऊपर से आपने देखा है कि पॉलिटिकल क्राइसिस जो है पाकिस्तान में, वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा। तमाम अदारे जो हैं इस वक्त गुत्थम गुत्था हैं। इलेक्शन कमीशन जिसका काम इलेक्शन कराना है, वो कहते हैं मैं इलेक्शन नहीं करा सकता। फौज जिसका काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, वो
कहती है मैं सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती। गवर्नमेंट जिसका काम है सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना, वो कहती है मैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चल सकती, सुप्रीम कोर्ट को कोई मानता नहीं है। सो इन हालात में इंटरनली और एक्सटर्नली क्रेडिबिलिटी अब बहुत नीचे चली गई है, और इसके लिए अब बहुत बड़े स्टेट्समैन चाहिए जो पाकिस्तान को पुल बैक कर सकें। तो वो इंपोर्ट करेंगे हम, क्योंकि पाकिस्तान में तो नहीं नज़र आते मुझे वो स्टेट्समैन। जी, वो इंपोर्ट करेंगे फिर हम स्टेट्समैन, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं है। बस फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है पाकिस्तान का, फिर और क्या किया जा सकता है। आई थिंक कि इसमें जो नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए वो क्रेडिबिलिटी है। क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्टेट, रियासत की क्रेडिबिलिटी, सियासत की क्रेडिबिलिटी और मईशत की क्रेडिबिलिटी, ये तीनों चीज़ों की क्रेडिबिलिटी इस वक्त ज़ीरो है। डॉक्टर साहब, हमारे पास कोई तरीक़ाकार नहीं है? जी, तरीक़ेकार है बिल्कुल। आपको IMF भी बार बार ये कह रहा है कि आप उनका जो एग्रीमेंट है उसमें साफ चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके ऊपर आप अमल करें। नंबर 2, आपको एक जैसे अब सुप्रीम कोर्ट एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि सब मिलके बैठ के IMF का मुझे बताएं, हम IMF की कौन सी बात है जो नहीं मान रहे? देखें, IMF की जो बात है वो उनका फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस हैं। वो जब प्रोजेक्ट करते हैं पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसमें उनको फाइनेंसिंग गैप नज़र आता है तकरीबन $6 अरब का। पाकिस्तान ने वो गैप को पूरा करना है। बेसिकली डॉक्टर साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बेसिकली इस साल तो हमने चाइना के कर्जे देने हैं। चाइना रोल ओवर नहीं कर रहा 10-20 साल के लिए हमें। इज दैट अ प्रॉब्लम? देखें, हमने कर्जे जो हैं तकरीबन 45 से 50 अरब डॉलर तो वर्ल्ड बैंक और मल्टीलैटरल्स के देने हैं, 30 अरब डॉलर चीन के देने हैं। और कोई 7, 8, 10 डॉलर जो हैं वो हमारे बॉन्ड्स और सुकूक्स हैं। सबसे ख़तरनाक जो हैं वो ऑब्वियसली बॉन्ड्स एंड सुकूक्स होते हैं, लेकिन थैंक गॉड कि उनका 2024 तक कोई ख़ास ड्यू नहीं है, सिर्फ उसका इंटरेस्ट हम अगर पे करते रहें तो वो ठीक रहेगा। चीन के कर्ज़े जो हैं, चीन के बैंकों के कर्ज़े हैं, वो हमें उनसे अभी तक पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आई कि हमारा चीन के साथ इस वक्त कशीदगी है या दोस्ती है या क्या है, क्योंकि चीन के साथ कोई एग्रीमेंट नज़र नहीं आ रही, हालांकि वो हमारा डिपॉजिट्स भी दे रहे हैं और रोल ओवर भी कर देते हैं। IMF के साथ हमारा प्रोग्राम हो नहीं रहा, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और ये दूसरे ममालिक नहीं आगे आएंगे। सऊदी अरेबिया, UAE की प्राइम मिनिस्टर तो कहता है हो गया है, लेकिन उधर से कोई जो आया नहीं कि वाकई हो गया और वाकई वो पैसा आपका स्टेट बैंक में पहुंचा है या नहीं पहुंचा। तो आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने गलत बयानी की है अवाम से? जी, शहबाज शरीफ साहब ने गलत बयानी की है अवाम से? आई डोंट नो कि क्या किया है, क्योंकि अगर कोई ये एडिशनल पैसा था तो हमारे रिजर्व्स को ऊपर जाना चाहिए था, अभी तक वो रिजर्व्स ऊपर गए नहीं हैं। सो आई थिंक कि सारी चीज़ों को नेल डाउन करने की ज़रूरत है। हम ये एक किस्म का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कमज़ोरी भी समझ सकते हैं, हम डिफरेंट इदारों की कमज़ोरियाँ हैं कि ये सारे जो मायदे होने हैं वो शेड्यूल के मुताबिक नहीं हो रहे, और उसके लिए हो सकता है हमारी तैयारी में कमज़ोरी हो सकता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हुकूमत का काम है कि इस पर डिलीवर करे। आई मीन इसमें कोई एक्सक्यूज़ हो नहीं सकता, क्योंकि इसके जो डैमेजेस हैं वो फिर बर्दाश्त करने बड़े मुश्किल होंगे। डॉक्टर सलमान शाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप सुन रहे थे बातें डॉक्टर सलमान शाह की, उससे पहले ज़फ़र मोतीवाला की और उनके साथ डॉक्टर इकराम उल हक की। मैं बताऊं कि बेसिकली एक बॉटम लाइन है कि जब तक हुकूमत अपने ख़र्चे नहीं कम करती और अपनी आमदनी बढ़ाने के तरीके नहीं बनाती तो नहीं होगा। रहना हमने अय्याशों की ज़िंदगी है, यानी जो दुबई और सऊदीया के और कुवैत के जो बादशाह हैं ना, वो भी जब हमारे घरों को देखते होंगे, हमारे ख़र्चे देखते होंगे तो सोचते होंगे कि यार हम इनको उधार देते हैं, हम इनको कर्जे देते हैं, और ये देखो बेंटलेस चला रहे हैं, तो ये देखो रोल्स रॉयसेस चला रहे हैं, ये देखो मे बैग चला रहे हैं,
और इनके खर्चे देखो ज़रा कि प्राइम मिनिस्टर इनका पैसे मांगने जाता है कहीं पे तो गल्फ स्ट्रीम पे चला जाता है $80 मिलियन के जहाज़ पे, जिसको उड़ाने का खर्चा जो है $12,000 एक घंटे का है, तो उसके ऊपर जा रहे हैं। ये कमर्शियल जहाज़ पे नहीं जा सकते। हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको हमने $50 बिलियन की ज़मीनें जो हैं और घर वो उनको दिए हुए। अगर ये हम रियल एस्टेट मार्केट में इसको लिक्विडेट करते हैं तो हमें किसी से कोई पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हम पेट्रोल ज़ाया कर रहे हैं, जिस तरह हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा तो जितना उधार मिलता है वो हमारे पेट्रोल के अंदर ही निकल जाता है। फिर हमारी डेट सर्विसिंग है, और 4 साल के बाद जो हमारा पेंशन का अकाउंट है वो सबसे बड़ा पेएबल अकाउंट हो जाएगा। यानी आपके किसी भी खर्चे से बड़ा जो है वो पेंशन देने का खर्चा होगा। तो इसका मतलब है कि शायद अब हम पेंशन्स भी ना दे सकें और 1 साल के बाद। तो जो लोगों को उम्मीद है, तो बेवा औरतें क्या करेंगी, बूढ़े लोग क्या करेंगे, बुजुर्ग अफराद क्या करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में किसी की लाइफ की कोई सिक्योरिटी नहीं, जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं। बहुत ही बुरा हाल है। समझ नहीं आ रही, क्योंकि हुकूमत की अपनी कार्रवाइयाँ ख़त्म नहीं होती, कोई भी हुकूमत हो, और अवाम अपने आप को सुधारना नहीं चाहती। अल्लाह ही हाफिज़ है। टेक केयर।